हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नेट सेट सिंप्लीफाइड। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चंस देखे थे 2024 के महाराष्ट्र सेट के एग्जाम के सेट ए, ठीक है, पेपर 2 का। इस लेक्चर में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21st क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर not correctly match as per the theories of the origin of tide। मतलब हमको इसमें से वो मैच दिखानी है जो इनकरेक्टली पेयर्ड है। ठीक है, इनकरेक्टली पेयर्ड मैच हमको निकालनी है। तो प्रोग्रेसिव वेव थियरी विलियम वेवेल ने नहीं दिया था। ठीक है, ये मॉडर्न थ्योरी है, इन्होंने नहीं दी थी। ठीक है, इक्विलिब्रियम थ्योरी इन्होंने दी थी, सर आइजैक न्यूटन ने ही दी थी इक्विलिब्रियम थ्योरी ओरिजिन ऑफ टाइड्स के लिए। स्टेशनरी वेव थ्योरी इट वाज गिवन बाय जॉर्ज डार्विन एंड नॉट हैरिस। डायनेमिकल थ्योरी दी थी पेरी साइमन लाप्लास ने, ना कि जीबी एरी ने। किसने दी थी ये? लाप्लास। तो अगर 2 को छोड़ा जाए तो 1, 3 and 4 all 3 are incorrectly paired. So answer is A. अब कुछ की टर्म्स समझते हैं हम टाइड्स से रिलेटेड। एम्फीड्रोमिक पॉइंट, ये क्या होता है? ये एक पॉइंट होता है इन द ओशन विथ जीरो टाइडल एम्पलीट्यूड। यहाँ पे टाइडल एम्पलीट्यूड 0 होता है, इसे कहते हैं एम्फीड्रोमिक पॉइंट। को-टाइडल लाइन, इट इज अ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग सेम टाइडल फेज। मतलब एक तो हाई टाइड या लो टाइड, ठीक है, सेम फेज जिसमें होता है, दैट इज को-टाइडल लाइन। टाइडल रेंज क्या होती है? इट इज डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड लेवल्स। अब जो पुराने हमने मतलब पेयर्स जो देखे थे मैच के, अगर आपको याद रखने किसने कौन सी थ्योरी दी थी, तो न्यूटन ग्रेविटी इक्विलिब्रियम। इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा कि सर आइजैक न्यूटन ने इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी। लाप्लास मोशन डायनामिकल थ्योरी दी थी। ठीक है, वैसे ही डार्विन स्टैंडिंग वेव इन बेसिन। वेवेल टाइडल प्रेडिक्शन नॉट थियरी ओरिजिन। ठीक है, इन्होंने टाइडल प्रेडिक्शन पे काम करा था, ओरिजिन के ऊपर इन्होंने काम नहीं करा था। सो ये टेबल है जहाँ पे आपको थियरी का नाम, प्रपोज बाय, क्या की आइडिया था और लिमिटेशंस क्या थे, ये एक्सप्लेन करा है। आप इसको पॉज करके एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्ट फॉर्मेशन। क्या पूछा है? नॉट मतलब नहीं बनाता है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा करंट डेजर्ट नहीं बनाएगा? तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ओशन करंट और डेजर्ट, इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, इनका रिलेशन है, बहुत तगड़ा रिलेशन है। लेट्स सपोज ये कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक है, नाउ सपोजिडली ये अफ्रीका। लेट मी टेक अ पेन फॉर दिस। सो आप इसको समझिए, दिस इज अफ्रीका। अब यहां से बह रहा है, वार्म करंट की बात करते हैं, यहां से लेट्स सपोज वार्म करंट बह रहा है, ओशन करंट। ठीक है, तो यहां क्या होगा? वार्म ओशन करंट बहने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन होगा और इस रीजन में बारिश होगी। तो यहाँ पे डेजर्ट नहीं होगा, यहाँ पे एरिडिटी नहीं होगा।
लेकिन अगर सेम इस जगह पे वार्म की जगह पे अगर कोल्ड करंट बहता है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इवेपोरेशन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ इवेपोरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से रेन नहीं होगा। तो अगर कहीं पर कोल्ड करंट है, कोस्ट लाइन के बाजू से कोल्ड करंट बह रहा है, तो वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग एरियाज में एरिडिटी रहेगा, डेजर्ट बनने का चांसेस। तो कौन सा करंट हमारा इसका आंसर होगा? इसमें से वो करंट हमारा आंसर है जो कि एक कोल्ड करंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो कोल्ड करंट है। हमारा तो यहाँ पर डेजर्ट बन रहा है, तो हमको वो देखना है कि कौन सा है, तो वो कौन सा करंट होगा? वार्म करंट। तो हमको इन आंसर्स में से वार्म करंट फाइंड आउट करना है। सो हम्बोल्ट करंट, इसको पेरू करंट भी कहते हैं, इट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, बेंगुएला करंट कोल्ड करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट। आंसर इज डी, एगुलास करंट विच इज अ वार्म ओशन करंट। आवर आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्ट फॉर्मेशन। इसके आजू बाजू आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो और इसको थोड़ा स्टडी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। Deserts are often formed due to combination of dry air from cold currents, descending air, subtropical highs, and blocked rainfall, rain shadow region, or offshore winds. These are the reasons कि डेजर्ट, जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे है, तो वो क्यों है? बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, मतलब जियोग्राफी के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स है, इसलिए वहाँ पे डेजर्ट है, ऐसे ही डेजर्ट नहीं है। ठीक है, वार्म करंट्स लाइक एग्युलास डू नॉट क्रिएट सच कंडीशंस, इसीलिए उसके आजू बाजू आपको उसके आजू बाजू आपको डेजर्ट नहीं मिलेगा। बाकी अगर ये कोल्ड होता तो डेजर्ट बनाता। ठीक है, अब जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। तो बेंगुएला करंट, इट इज अ कोल्ड करंट। रीजन्स कौन से अफेक्ट करता है? सदर्न अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट को। नामीब डेजर्ट बनाता है। अब हो सकता है इस बार आपको शायद करंट और बनाने वाला डेजर्ट, जो डेजर्ट बनता है उनकी वजह से उसको मैच मेकिंग में आ जाए, तो बेंगुएला करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर नामीब डेजर्ट। हम्बोल्ट करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आटाकामा डेजर्ट, इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस। ठीक है, उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। एगुलास करंट ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका पे है ये, और ये कोई ऐसा डेजर्ट नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये तीनों कोल्ड है, एगुलास वार्म करंट है। सो एगुलास बीइंग अ वार्म ओशन करंट, इट ब्रिंग्स मॉइस्चर एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द एरिड और डेजर्ट कंडीशंस। अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए, इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। कोल्ड करंट होता है, कोल्ड करंट कूल द एयर अबव देम, मतलब ये सी सरफेस है, यहाँ पे कोल्ड करंट है, तो इसके ऊपर का जो एयर है वो भी कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कूल एयर होल्ड्स लेस मॉइस्चर एंड रिजल्ट्स इन ड्राई एयर मासेस। These air masses move inland, inhibiting the rainfall. Example, Benguela current and Humboldt current. अब दूसरा रीजन क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या फिर हॉर्स लैटिट्यूड, 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज साउथ। ये जो लोकेशंस है, यहाँ पे क्या होता है कि एयर डिसेंड करती है, दिस इज एयर डिसेंडेंस। अब इसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज क्लियर स्काई, हाई इवेपोरेशन एंड ड्राई temperature. So major hot deserts like Sahara, Arabian and Kalahari, they lie in this particular zone. Rain shadow effect या फिर orographic desert भी कहते हैं इनको। तो अगर माउंटेन है कोई,
तो यहाँ तो अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ड्राइनेस होगा। अगर इंडिया में हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का ये जो साइड है वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड, तो ईस्टर्न साइड इज ड्राई, वेस्टर्न साइड इज लश ग्रीन, ठीक है, रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। तो आप एक बार मैप में इसको देखिए। रेन शैडो इफेक्ट, तो मॉइस्ट विंड ब्लॉक्ड बाय द माउंटेन्स, रेनफॉल फॉल्स ऑन द विंडवर्ड साइड। अब जो लीवर्ड साइड होती है वो ड्राई डिसेंडिंग एयर आती है उसमें, जिसकी वजह से डेजर्ट बनता है। एग्जाम्पल क्या है? पैटागोनियन डेजर्ट बिहाइंड द एंडीज माउंटेन। आप कमेंट में बताइए कि मैप पे ये कहाँ है, ठीक है। अब ये लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड क्या होती है? ये आपका माउंटेन है, ठीक है, इस वाली साइड को विंडवर्ड कहेंगे अगर विंड यहाँ से आ रही है, और इसको लीवर्ड कहेंगे, ठीक है। तो ये विंडवर्ड एंड दिस लीवर्ड इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। कॉन्टिनेंटलिटी, ये भी एक फैक्टर है जो डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। इंटीरियर ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट्स आर फार फ्रॉम मॉइस्चर सोर्सेस, तो वहाँ तक मॉइस्चर जा नहीं पाएगा, इसकी वजह से वहाँ लो प्रेसिपिटेशन होगा और एरिड कंडीशंस बनेगी, जैसे कि गोबी डेजर्ट। फिफ्थ फैक्टर है ऑफशोर विंड्स। ऑफशोर विंड्स, अब ये शोर लाइन है, ये आपका बीच कह लो इसको, ये बीच है और ये सी है। अगर विंड ऐसी है तो इसको कहेंगे ऑन शोर, तो यहाँ से ये मॉइस्चर उठा के इधर लेके आ गई, ठीक है, तो यहाँ बारिश भी होगी अच्छी खासी। लेकिन विंड अगर ऐसी है, मतलब वो यहाँ से इधर आ रही है, तो ये तो क्या हो गई? ये ऑफ शोर हो गई, ये यहाँ का भी मॉइस्चर इधर लेके आएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑफ शोर विंड एंड दिस इज एन ऑन शोर विंड। सो विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, ऑफ शोर विंड, do not bring moisture inland. This results in dry climates along the coastline. Example is the western coasts of the continent. ठीक है, अब आपका काम है यहाँ पे जितनी भी प्लेसेस का मेंशन हुआ है, जैसे गोबी डेजर्ट, एंडीज, पैटागोनियन डेजर्ट, इनको आपने मैप पे एक बार देखना है, एटलस में देखिए इसको, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, किधर लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक डेफिनेशन टाइप कुछ दिया है और किसने बोला है, ये डेफिनेशन किसने दिया है ये पूछा गया है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ इंटरकनेक्शंस अमंग फिनोमेना of diverse origin existing together in harmonious relationship in particular segment, places or regions of the earth surface. ये किसने दी हुई डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है रिटर ने दी हुई। कार्ल रिटर साहब ने ज्योग्राफी को ऐसे डिफाइन करा था। उन्होंने बोला था कि स्टडी ऑफ इंटरकनेक्शंस अमंग फिनोमेना ऑफ डाइवर्स ओरिजिन existing together in harmonious relationship in a particular segment, place या फिर region of the earth surface. This is the definition of geography. अब रिटर के लिए आपने याद रखना है जो रीजनल ज्योग्राफी एंड टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ये दो याद रखिएगा टर्म्स, ठीक है। इनका अप्रोच कैसा था? टेलियोलॉजिकल अप्रोच था, मतलब ही बिलीव्ड ज्योग्राफी रिवील्स गॉड्स प्लान इन द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, भगवान में भरोसा करते थे। इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम को याद रखते हैं, क्योंकि अगर डेफिनेशन पूछे तो हो सकता है काम भी पूछ लें। डायर्ड-कुंड, ये इनका एक अनफिनिश्ड 19 वॉल्यूम का वर्क है, ठीक है, इसको कहते हैं द साइंस ऑफ अर्थ। ही स्टडीड रीजन्स इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड इंटरकनेक्टेड फिनोमेना, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रीजनल सिंथेसिस एंड मैन नेचर रिलेशनशिप, इनके साथ आप कार्ल रिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनसे रिलेटेड कुछ आता है या इन पे कोई क्वेश्चन होता है और ऑप्शन में अगर कार्ल रिटर होता है तो आपने समझ जाना कि कार्ल रिटर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रीन हाउस गैसेस दी गई है और इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर्स में।
रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, टोटल ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। सो द आंसर इज 3 नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद CFCs, देन मीथेन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक मेजर है, रिलेटिव मेजर टू calculate how much greenhouse gas is trapped in the atmosphere over a specific time period, usually 100 साल का पीरियड होता है। कंपेयर किसके साथ करते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर किया जाता है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है यूजुअली बताता है कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस कितनी खराब है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा वो हीट अप होगा और हीट करेगा अर्थ को पर टन के हिसाब से। अब स्टैंडर्ड बेंचमार्क दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बोला गया है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज 1। अदर गैसेज आर कंपेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड ऑन देयर हीट ट्रैपिंग एबिलिटी एंड एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पैन। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स है 100 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से दिए गए। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड इज 1, रेफरेंस गैस है, ठीक है। मीथेन का 25 से 30, 1 टन ट्रैप्स 25 to 30 टाइम्स मोर हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड 298, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसका। सो इट इज 298 टन्स ऑफ CO2, जितना करेगा उतना 1 टन का नाइट्रस ऑक्साइड करेगा। और CFC, HFCs या SF6 ये जो है तो ये 1000 से लेके 23,000 के ऊपर, ठीक है। एक्सट्रीमली पोटेंट, लॉन्ग लिव्ड होती है सिंथेटिक गैसेस, इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 पूछता है कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल ट्रीटी का जिसमें ये एजेंडाज डिस्कस किए गए थे या कवर किए गए थे। एड फंड्स, पॉवर्टी एरेडिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ये किसमें, ये सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड करी गई थी? तो ये इंक्लूड करा गया था एजेंडा 21 में। एजेंडा 21, व्हाट इज दिस एजेंडा 21? सो एजेंडा 21 इज बेसिकली अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो अर्थ समिट में अडॉप्ट हुआ था। अर्थ समिट को UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, जो रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी 1992 में। इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस था टू गाइड होम, गवर्नमेंट, UN एजेंसीज, NGO, लोकल बॉडीज। किसके लिए गाइडेंस चाहिए थी? कि हाउ टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी। ये तीनों पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी को आप एक साथ कैसे जोड़ के रख सकते हैं, ये बताने के लिए, गाइड करने के लिए ये एजेंडा था, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या था? ये एक तो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड था। सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रेंथनिंग मेजर ग्रुप्स एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो मेजर ग्रुप्स में आएंगे रोल ऑफ विमेन, यूथ एंड इंडिजिनस पीपल एंड NGO। इम्प्लीमेंटेशन में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। कंजर्वेशन मैनेजमेंट में प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज। और सोशल इकोनॉमिक में पॉवर्टी के ऊपर काम करना था, हेल्थ के ऊपर काम करना था, पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना था। अब बाकी जो ऑप्शन थे वो इसका आंसर क्यों नहीं है, वो अलग अलग चीज़ों के साथ डील करते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, या फिर पेरिस एग्रीमेंट हो गया, या फिर ब्रंटलैंड कमीशन हो गया, ये किन चीज़ों से रिलेटेड है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन के रिडक्शन पे काम करता है, ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा पे काम करता है। सो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस। पेरिस एग्रीमेंट फोकसेस ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है। अब ये 2015 में अडॉप्ट किया था। ब्रंटलैंड कमीशन जो है, ये जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको कॉइन करा था इस कमीशन ने, लेकिन इसने कोई भी बाइंडिंग एक्शन प्लान जैसे कि एजेंडा 21 है वो प्रोड्यूस नहीं करा था, ठीक है। सो हमने देख लिया है कि जो अदर ऑप्शंस थे वो भी किन चीज़ों से रिलेटेड है, ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो हमारा गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।
आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। आप प्लीज़ कंसिडर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने का, ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।